अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स जोन। मैं हूं आपका अपना मेजबान अब्दुल्ला हसन। आज हम अब पूरे हफ्ते भर की खबरों के हवाले से आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि आज टोक्यो पैरालंपिक्स में पाकिस्तान के हैदर अली ने तारीख रकम कर दी है। जी हां, उन्होंने किसी भी माजूरी को मायूसी नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने बढ़ चढ़ के परफॉर्म किया और सबके दिल जीत लिए, मोह लिए। किसी भी किस्म की मजबूरी उनके आड़े नहीं आई। ये आपको बता दूं कि हैदर अली की पैदाइशी तौर पर जो दाई टांग है वो बाई टांग से जो है 2 इंच पतली और 1 इंच छोटी है, लेकिन उन्होंने कभी भी माजूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया और ना ही बनाया। और कोई भी किसी भी किस्म के उन्होंने अपने पास इस तरह के जुमले नहीं रखे कि ये नहीं हो सकता तो वो नहीं हो सकता। नहीं, उन्होंने करके दिखाया। आपको बता दूं कि मसाइल, फिटनेस के मसाइल और मुश्किलात के बावजूद कभी वो मायूस नहीं हुए। वो नॉर्मल एथलीट्स की तरह सख्त ट्रेनिंग करते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि वो माजूर है, उनकी एक टांग जो दूसरी टांग से 2 इंच पतली है और वो वैसे रनिंग नहीं कर सकते और वैसे ट्रेनिंग नहीं कर सकते, लेकिन हरगिज ऐसा नहीं है। जैसे नॉर्मल एथलीट ट्रेनिंग जो है वो करते हैं, वैसे ही वो बिल्कुल नॉर्मल एथलीट की तरह सख्त और जाबर ट्रेनिंग करते हैं। और हैदर अली अपने पहले लॉन्ग जंप वो किया करते थे, लेकिन अब उन्होंने फिर डिस्क थ्रो करना शुरू कर दिया और पूरे पैरालंपिक्स में और पूरी दुनिया में आज उन्होंने अपने आप को मनवा लिया है। इसके ऊपर जरूर बात की जाएगी, लेकिन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज फवाद आलम के हवाले से। फवाद आलम के हवाले से आपको बताऊंगा। मेरे पास दूसरा टॉपिक ये होगा कि फवाद आलम के हवाले से हम बहुत ज्यादा डिबेट करते हैं। हम ये कहते हैं कि 10 से 11 साल उनके जाया हो गए और फवाद आलम जो है यकीनी तौर पे इसके ऊपर बहुत परेशान होंगे कि उन्होंने इतना टाइम जाया कर दिया। अगर वो इतना टाइम वो टेस्ट टीम का हिस्सा रहते तो कहां से कहां उनका स्कोर चला जाता। लेकिन नहीं, आप अगर सुनेंगे कि क्या बयानात दिए हैं, आप उनकी आजिज़ी इनकिसारी को बलाए तक नहीं रख सकते, ना उनको फरामोश कर सकते हैं। फवाद आलम ने यह कह दिया है कि मेरे पास डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, मैं ज्यादातर आदादोशुमार में हनीफ मोहम्मद के बाद दूसरे नंबर पर हूं। मैं ये कैसे कह सकता हूं कि मेरी जिंदगी के आखिरी 11-10 साल जाया हुए। उन्होंने कहा हरगिज ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ की अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूं कि मेरी जिंदगी के 10 के 11 साल जाया हो गए, ऐसा हरगिज नहीं है। मैंने रिकॉर्ड जो है वो बनाए हैं और उनमें भी कुछ ना कुछ मैंने सीखा है। साथ ही साथ एहसान उल हक के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान के एहसान उल हक और उनके बरतानवी साथी जोनी ओमारियो यूएस ओपन डबल्स इवेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। लेकिन टेनिस की जानिब जब भी हम देखते हैं तो एक ही नाम सामने आता है, एहसान उल हक का। इससे कबल अगर हम स्क्वैश की बात करते तो जानशेर खान, जहांगीर खान, उनकी जानिब जो है वो फिर हम बहुत ज्यादा जो है पीछे चले जाते हैं और देखते हैं कि वो दो थे, उनकी बात कोई नहीं है। एहसान के बाद हमारी टेनिस फेडरेशन ने क्या करा? क्या कोई नया प्लेयर इन्होंने कोई ग्रूम किया, किसी को बनाया? आइंदा आने वाले दिनों में एहसान अगर जब रिटायर्ड हो जाएंगे, एहसान के बाद कुछ होगा, हमें देखने को मिलेगा टेनिस में फिर कभी या नहीं मिलेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन साथ ही साथ आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के हवाले से बहुत ज्यादा रोजाना की बुनियाद पर गुफ्तगू हो रही होती है। ये आपको बता दूं कि आईसीसी T20 ट्रॉफी की रुनमाई की तकरीब जो है वो दुबई में हो चुकी है। जी हाँ, T20 भारत से इमारात मुंतकिल कर दिया गया है। कहा जा रहा था कि इंडिया में खेला जाएगा T20 का वर्ल्ड कप, लेकिन उसके बाद जो है सडनली इस तरह से हुआ कि एमिरेट्स के अंदर जो है इसको मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन 2020 की अगर बात कर ली जाए, ये टूर्नामेंट 2020 में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से ये टूर्नामेंट मजीद आगे बढ़ाया गया। लेकिन अगर ये 2020 में ही टूर्नामेंट होता तो ये ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने इसकी मेजबानी करनी थी। अब ये तकरीबन 5 से 6 बरस के बाद ये टूर्नामेंट हो रहा है। इससे कबल इंडिया के अंदर ही टूर्नामेंट हुआ था, जो कि वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को हरा के अपने नाम कर लिया था। देखना यह है कि अब ये मैच, अब ये कौन जीतता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट खबर इसके अंदर यह है कि 24 अक्टूबर को पाकिस्तान अपना पहला मैच रिवायती हरीफ भारत से खेलेगा। कैसी परफॉर्मेंस होगी, क्या होगा? क्योंकि अभी अगर बात करेंगे, आगे बढ़ाएंगे बात को, तो रमीज राजा की बात आ जाती है। जी हां, रोजाना की बुनियाद पे रमीज राजा भी खबरों का हिस्सा बने हुए हैं। रमीज राजा की टीम होगी या एहसान मानी की टीम होगी, ये तो आइंदा आने वाले दिनों में चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मोहम्मद वसीम जो है यकीनी तौर पे डिस्कस जरूर करेंगे रमीज राजा से कि टीम का हिस्सा किसे बनाया जाए। लेकिन यह भी साथ ही साथ कहा जा रहा है कि पॉसिबिलिटीज हैं कि रमीज राजा कोचेस में भी कुछ ना कुछ तब्दीली जरूर लेकर आएंगे। इसको भी जो है बालाताक नहीं रखा जा सकता। लेकिन अपकमिंग सीरीज की जब भी हम बात करते हैं तो इस वक्त जो है पाकिस्तान को कंपीट करना है न्यूजीलैंड के साथ T20 मैचेस और वनडे मैचेस खेलने हैं। हालांकि बेशक कहा जा रहा है कि टीम जो है उस तरह की नहीं आ रही जैसी टीम आनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी टफ टाइम जरूर देगी पाकिस्तान को।
इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं असगर अजीम साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट है स्पोर्ट्स के, और बेबान धड़ल्ले से गुफ्तगू करते हैं, किसी से नहीं डरते, किसी से नहीं घबराते कि मेरी किसी भी प्लेयर से या किसी भी एथलीट से दोस्ती खराब हो जाएगी। जो सच होता है वही कहते हैं। और उन्हीं के हमरा मौजूद हैं राशिद हुसैन साहब, जो कि हमारे बेहतरीन दोस्त भी हैं और तज्जिया ऐसा पेश करते हैं कि देखने वाले देखते रह जाते हैं और खुश हो जाते हैं कि राशिद भाई ने जो इतनी तारीफें भी कर दी हैं, लेकिन अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करता वो खिलाड़ी तो वो भी लिहाज बिल्कुल भी नहीं करते। थैंक यू फॉर द शो। सबसे पहले बात करेंगे टोक्यो पैरालंपिक्स के हवाले से, तो असगर भाई आप ही की जानिब आ जाता हूं, कैसा देख रहे हैं आप? क्योंकि कहा तो ये जा रहा था कि अरशद नदीम, तला तालिब हमारे लिए मेडल लेकर आएंगे, लेकिन यहां पे तो माजूरी को और किसी भी किस्म की मुश्किल को बालाए ताक रखते हुए हैदर अली ने जो है पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। स्पोर्ट्स जोन की जानिब से भी हैदर अली को सलाम पेश करते हैं हम, और आप क्या राय रखते हैं ये भी बता दीजिएगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। हैदर अली 2008 और 2016 के पैरा ओलंपिक्स में लॉन्ग जंप में जो है सिल्वर मेडल और फिर ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर चुके हैं। गुजरा वाले से इनका ताल्लुक है, और लेकिन आपने भी बताया कि उनके पैर में प्रॉब्लम है, उसके बावजूद उन्होंने एक अच्छे एथलीट के अंदाज से अपना परफॉर्म किया। अब्दुल्ला, यहाँ पर देखना यह है कि जो पैरा ओलंपिक्स के प्लेयर्स हैं उन्होंने पहली बार मेडल हासिल नहीं किया, वो मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं और माजी का रिकॉर्ड ये बताता है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि कराची की एक पैरा ओलंपिक की एथलीट है जो कि गूंगी और बहरी है। लास्ट टाइम जब 2016 में उसने 2 गोल्ड मेडल हासिल किए बैडमिंटन में और टेबल टेनिस में, और वो गूंगी बहरी है और कराची में अलादीन पार्क के पास एक 10 बाई 10 के छोटे से कमरे में वो रहती है, कोई सरपरस्ती नहीं है। तो ऐसे ऐसे एथलीट पैरा ओलंपिक्स में मौजूद हैं। शाहिद आफरीदी ने वादा किया था रिक्शा दिलाने का उनके वालिद साहब को, लेकिन अभी तक वो वादा वफा नहीं हुआ। और हैरत अंगेज बात भूल गए होंगे, आज आपको सुनेंगे तो शायद याद आ जाएगा। हो सकता है वो जो उनको कोई प्रस्ताव सुन रहा हो तो उनको याद आ जाए। और हैरत की बात यह है कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के पास जब उस बच्ची को लेकर गया था तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई ऐसा हेड नहीं है कि हम इनकी जो है फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। हाँ, अगले इवेंट में मैं इनको टिकट जरूर दूंगा, ये सेक्रेटरी स्पोर्ट्स ने उसको कमिटमेंट की थी। तो कहने का मकसद ये है कि हैदर अली ने जब जा रहे थे तो इनके पास भी फाइनेंशियली इशू थे। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो बैकफुट पे चला गया और पंजाब गवर्नमेंट जो है वो आगे आई। मैं पंजाब गवर्नमेंट के जो वजीर खेल है उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने कुछ सपोर्ट किया। साथ साथ मेरे एक दोस्त है जाहिद फारूक मलिक, उन्होंने भी इस हवाले से बहुत ज्यादा एफर्ट किए और इस पूरे टीम को जो 4-5 प्लेयर गए पैरा ओलंपिक्स के, उनके लिए फाइनेंशियली उनके टिकट के लिए उन्होंने बड़ा काम किया था। फिर ताइक्वांडो के जो फेडरेशन के प्रेसिडेंट है कर्नल वसीम, उन्होंने भी बड़ा सपोर्ट किया, और साइकिलिंग फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है जहीर साहब, उन्होंने भी इस टीम को सपोर्ट किया था। और यूं मिल मिलाकर कहते हैं ना कि अपनी मदद आपके तहत मैं अकेले ही चला था जाने के मंजिल, मगर लोग आते गए और काफिला बनता गया। तो ये इस बार जो टीम गई है वो इसी सूरत से गई थी, वरना जो है जो टोक्यो ओलंपिक हुआ हमारा रेगुलर एथलीट्स का, उसके जो नताइज थे उसके सदमे में हम इस तरह से खो गए हैं कि हमें अब कुछ नजर नहीं आता। हम सिर्फ सियासत और बयान कर रहे हैं। पाकिस्तान फिर भी कंसीडर किया जा रहा है, मुलाकातें हो रही हैं। अगर कमर जावेद बाजवा के हवाले से बात करेंगे तो उन्होंने भी मुलाकात की है, उन्होंने भी जो है वो वादे किए हैं, अब वो वफा हो या ना हो, लेकिन उनका काम नहीं है। कमर साहब का ये काम नहीं है कि वो इनसे मुलाकात करके वादे वफा करें और लोगों को मैसेज कन्वे करें। ठीक है, आपकी इस बात के ऊपर और ये सहूलियात के मुझे कहने दे अब्दुल्ला, मुझे कहने दे, ये असल में बराह रास्त इन्वॉल्व होकर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और पीएसबी पे अपना असर रुख डालने हैं। क्योंकि मेरी इत्तला के मुताबिक ये है कि 16 सितंबर को जो पीओए का इलेक्शन है, जो जनरल बॉडी है, उस जनरल बॉडी में इनके जो इदारे हैं जो इनके अंडर में आते हैं उनको मना कर दिया गया है कि वो ना जाए। तो इस तरीके से जबरदस्ती इन्वॉल्वमेंट जो 75 सालों से हो रही है वो इस बार भी है, और यही खेल की तबाही है, यही खेल का बुनियादी नुकसान है जो हो रहा है। जब तक इदारे इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, रूल्स एंड कानून की पाबंदी नहीं होगी, उस वक्त तक हम जो ही तबाह होते रहेंगे। हमारे असगर भाई मेरी भी सुन लीजिएगा, यहाँ पे हम तो पूरा भरपूर मौका देते हैं, हम तो बात करने के लिए, हम तो खुद कहते हैं कि आए हमारा प्लेटफॉर्म को यूज कीजिए, यहाँ से अपने दिल की भड़ास निकालिए। हम ना किसी की बात को काटते हैं ना कुछ एडिट करते हैं, लाइव शो है ये। लेकिन आपके एथलीट्स खुद घबराते हैं, खुद अपने हक की बात नहीं करते, अपने हक के लिए बात नहीं करते हैं। राशिद भाई भी साथ ही मौजूद हैं।
राशिद भाई, सहूलियात के फुकदान के ऊपर जरूर बात करेंगे, लेकिन बहुत खुशी की खबर है, अगर हम इस तरह की गुफ्तगू करेंगे तो यकीनी तौर पे जो है मान पड़ जाएंगी इस तरह से खुशियां हमारी खुद ही। हम अपनी खुशियों के ऊपर मातम मनाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि नहीं, खुशी को खुशी की तरह ही सेलिब्रेट किया जाए। हैदर अली जो है वो अपना नाम जो है वो अपने आप को और अपनी सिलेक्शन को प्रूव कर दिया है। जैसे कि असगर भाई की आपने गुफ्तगू को मुलाजा कर लिया है, चीजें हैं, चीजें बहुत सारी खराब हैं, उनको ठीक होने की जरूरत है, लेकिन जो इस तरह के खिलाड़ी हैं उनको तो हमें आगे लेके चलना है ना। जी राशिद भाई, सुन सकते हैं आप मुझे? आई थिंक राशिद हुसैन साहब को मेरी आवाज जो है वो पहुंच नहीं पा रही है। असगर अजीम भाई, देखें, ये आपकी बिल्कुल सारी तमाम तर चीजें जो हैं वो तमाम तर जो गुफ्तगू है वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन यहाँ पर आप ये नहीं समझते कि अगर इस तरह के लोग आके अगर चीजों को पोलिटिसाइज करेंगे तो आइंदा आने वाले दिनों में मसले बिगड़ेंगे, मसले सुलझेंगे नहीं? यार अब्दुल्ला भाई, बात ये है कि मैं 20 साल से एक एक फेडरेशन, एक एक एसोसिएशन से करीब से वाकिफ हूँ। मुझे पता है कितनी गंदी सियासत है वो। अपने मफाद के लिए क्या क्या कुछ नहीं करते, अपने रिश्तेदारों को नवाजने के लिए क्या कुछ नहीं करते। मैं अशकाबाद में इंडोर गेम्स की कवरेज कर रहा था, पहलवान आए कुश्ती वाले, और मुझे देख के हैरान था कि चाचा, मामा, ताया, भांजा, भतीजा सब पूरा खानदान मौजूद था। अब मैं क्या बोलूं, उनको क्या सवाल करें, और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से क्या बात की जाए, और पाकिस्तान ओलंपिक से जोड़ के एनओसी दे देते हैं, इनको फंड दे देते हैं। अरे भाई, इसको हैदर अली को फंड क्यों नहीं दिया पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से? क्यों नहीं इसकी सरपरस्ती की? पैरा ओलंपिक की टीम जा रही थी, क्यों नहीं आगे आए? क्यों पंजाब गवर्नमेंट को आगे आना पड़ा? क्यों मेरे दोस्त को इसके लिए काम करना पड़ा? तो ये सवालात हैं जो जवाब चाहते हैं वज़ीर आज़म से, उनके सिस्टम से। यदि किसी किसी की मुदाखलत ना हो, जब हम अपने कानून बनाए, नई सोच पॉलिसी बनाए, उस पर अमल करें और सही मानों में एक सिस्टम बना देंगे ना, तो सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी, सारी चीजें सही हो जाएंगी। लेकिन हमारा अलविया ये है कि हमारे जो स्टेट फेडरेशन है वो अपने खानदान से, अपने रिश्तेदारों से बाहर नहीं आती, और जो ऑफिशियल है, देखिए ऑफिशियल पे पाबंदी लगाई जाए कि वो किसी सूरत जो है वो किसी इवेंट में शरीक नहीं होंगे एज ए कोच, एज ए मैनेजर बन के। जो रियल कोच है, जो रियल मैनेजर है, वही जाए। ये कैसे है कि जिंदगी भर सदर सेक्रेटरी के मजे उड़ाते हैं और फिर जो है इवेंट में जो है कोच और मैनेजर बन के चले जाते हैं। और बाबा, अगर ये काम करना है तो पहले ही कर लो। अब हैदर अली जैसा टैलेंट हमारा अगर जाया होता है, या हमारा नदीम जैसा टैलेंट जाया होता है, या तला तालीम जैसा जाया होता है, तो इसकी जिम्मेदारी बराह रास्त हुकूमत वक्त पर होगी, इसकी जिम्मेदारी बराह रास्त पाकिस्तान ओलंपिक पर होगी, क्योंकि ये सब इसी के करता धरता है भाई, इसी का खाते हैं, इसी का पीते हैं, इसी के नाम पे पलते हैं और फिर इसी को दसते हैं। ये है इनका इंतजाम। लेकिन आपसे मेरा ये सवाल है कि गवर्नमेंट क्या खुद इन्वॉल्वमेंट अपना जाहिर कर सकती है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के किसी भी बंदे को हटाने या लगवाने में? नहीं, गवर्नमेंट अपना बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकती। देखें, जब मैं किसी को 1 रुपया देता नहीं तो मैं किसी को हटाने या लगाने का या उसे बात करने का जवाब भी नहीं रखता। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, तो फिर ये कैसे कह रहे हैं कि आरिफ असलम को मुस्ताफी हो जाना चाहिए? जी जी, आप सुने, पाकिस्तान इंडिपेंडेंट ओलंपिक इंडिपेंडेंट इदारा है, IOC, तो वो जवाब दे रहे हैं, लेकिन इसके लिए एक बाहिमी रास्ता अख्तियार किया जा सकता है। बैठ कर मुज़ाकरात के जरिए, गुफ्तगू के जरिए हम मसले को हल कर सकते हैं, कानून साजी कर सकते हैं, अपनी चीजों को सही कर सकते हैं। पाकिस्तान ने PSB ने एक खत जो है IOC को लिखा है और उसमें उन्होंने ये PO की तमाम शिकायतें लिखी है, जिसका मतलब ये है कि अब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड या पाकिस्तान गवर्नमेंट पाकिस्तान ओलंपिक को एडहॉक लगाने जा रही है या उन्हें सस्पेंड करने जा रही है। और ये इतना गलत होगा, इतनी गलत मिसाल होगी कि जिसके लिए हम दुनिया भर में मजीद रुस्वा होंगे। बेहतर ये प्राइम मिनिस्टर टाइम निकालें, वो मुख्तलिफ जर्नल से मिलते हैं, ऑन ड्यूटी जर्नलों से मिलते हैं, वो जो है ऑफ ड्यूटी जर्नलों से मिल रहे हैं, तो जनरल आरिफ से मिलने में क्या हो जाता है? जनरल आरिफ को बुलाए, बैठे, बात करें, आपस में रास्ता निकालें, और फिर बीच में हो सकता है मुलाकात तो जनरल साहब खुद जो है स्टेप डाउन हो जाए। ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि वो भी तो पाकिस्तानी है ना, वो भी तो पाकिस्तान के बारे में भी सोच रहा है। लेकिन सबसे बड़ा अलविया हुआ है दो फेडरेशन जिन्होंने 10-12 सालों में पैरेलल बॉडी बनाकर या पाकिस्तान ओलंपिक में कुछ जगह नहीं बनाई और मसाइल क्रिएट किए हैं। अक्सर दुश्मन स्पोर्ट्स की वो है जो आज भी फहमीदा मिर्जा को मिसगाइड कर रहे हैं, आज भी फहमीदा मिर्जा को गलत फीडिंग कर रहे हैं। और फहमीदा मिर्जा जनरल आरिफ ये कह रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए
असगर भाई, जनरल आरिफ का ये कहना है कि कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे खिलाड़ियों को बनाने का। वो इतने अरसे से 17 बरस सही से कह अपनी रहे हैं। सीट के ऊपर विराजमान है। आपको ये नहीं लगता कि इतने अरसे में उन्होंने पहला ओलंपिक तो नहीं देखा ना? ये इससे कबल भी 2-3 ओलंपिक भी उनके पास से गुजरे हैं, उनके नीचे से होते हुए गुजरे हैं। उनको तमाम तरह खिलाड़ियों का, तमाम तरह चीज़ों के हवाले से उनको वो मालूम है। तो आप ये नहीं समझते कि उनको खुद चीज़ों को कंसीडर करते हुए खुद आगे बढ़ के इकदाम करने चाहिए थे? खुद वो हुकूमत से कोऑर्डिनेट कर लेते, खुद उनका वो पीएसबी से कोऑर्डिनेट कर लेते, आपस में बात कर लेते। यहाँ पे इनकी आपसी लड़ाइयाँ, इनकी कोल्ड वॉर्स जो है वही खत्म नहीं होके दे रही हैं असगर भाई। नहीं अब्दुल्ला, ऐसा नहीं है। 180 सफात पे मुश्तमिल इन्होंने अपने जो तमाम डॉक्यूमेंट है वो मीडिया से शेयर किए, और उसमें कई खतूत ऐसे हैं जिसमें संजीदा मिर्जा को, पीएचडी को लिखा गया, मिनिस्ट्री को लिखा गया कि ये मामला है, आए बैठे इस पे काम करें, आए बैठे इस पे बात करें। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि फेडरेशन, संजीदा मिर्जा और 2 नंबर फेडरेशन के बहकावे में आकर उन्होंने वक्त जाया किया। वो चाहती तो बर वक्त इक़दाम करके बैठ कर मसला हल कर सकती थी, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, और यही वो अलमिया है। देखिए, लेकिन आजकल वो प्रोग्राम्स के अंदर हर प्रोग्राम में पहुंच जाती हैं और वो अपनी तरफ से वो अपने जो गाने हैं वो गाए जा रही हैं, लेकिन उनको पता, उनको भी कुछ भी नहीं है। ठीक है असगर भाई, राशिद हुसैन साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। राशिद भाई को भी शामिल है, गुफ्तगू कर लेते हैं। राशिद भाई, बातें बहुत सारी हैं और दिल जल जाता है जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं। सहूलियात का फुकदान है, प्लेयर्स को कुछ मिलता नहीं है, एथलीट्स को कुछ मिलता नहीं है। मैंने रिसेंटली एक जगह पे जाके मैंने नेशनल स्टेडियम के अपोजिट साइड पे पीएसबी नेशनल सेंटर के अंदर खुद कवरेज भी की है। आइंदा आने वाले दिनों में आप शो देख भी सकेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने जब चीज़ें देखी तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। ट्रैक की बहुत ही खस्ता हाली है, उसके बाद ग्रास वहाँ पर है नहीं, गंदगी दिखाई दी। जिम को उन्होंने स्टोर रूम बनाया हुआ है। क्या कहेंगे आइंदा वाले दिनों में, क्या फिर हम क्या चीज़ देख रहे हैं? ये एथलीट तो फिर दिल बर्दाश्त हुआ कि एथलेटिक्स को खैर बात कह देंगे। पहले तो मैं आपको और असगर भाई को सलाम करता हूँ। वालेकुम जनाब सलाम। सीनियर हैं असगर भाई बहुत, और मेरे ख्याल से उनकी बात बहुत अहम है। और स्पोर्ट्स को वो ग्राउंड पे जाके देखते हैं। हम लोग तो डेस्क पे होते हैं, इतना नहीं जानते जितना असगर भाई जानते हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा काम किया और बहुत ज्यादा ग्राउंड पे रहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि असगर भाई की बात में वजन है। देखिए, एक प्रॉब्लम है, एक बात ये है कि एथलेट्स जो आते हैं पाकिस्तान में वो किस एज में आते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, आप सबको ब्लेम कर दें, लेकिन सवाल ये है कि खेलते कितने लोग हैं। पाकिस्तान में किस उम्र में खेलना शुरू करते हैं, स्कूल के लेवल पे कितने मसाइल होते हैं जो हल हो जाते हैं। आप ओलंपिक्स के लिए रोते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ओलंपिक्स खेलने के लिए टैलेंट आपके पास कितना आता है, और कितने खिलाड़ी हैं और कितने एथलीट्स हैं जो आते हैं और किस उम्र में आते हैं। दरअसल 18 साल से पहले कोई नौकरी नहीं मिलती। 18 साल की उम्र में किसी को भी किसी टैलेंट की बुनियाद पे नौकरी मिल जाती है। 18 साल वो एज नहीं होती जहां पे आप किसी को फर्निश करें। एथलीट्स के हवाले से मैं कह रहा हूँ, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया 13 साल, 14 साल, 12 साल के बच्चों को उठाती है। स्कूल में उनके बाकायदा ट्रेनिंग होती है, उनकी मसल्स को बेहतर बनाया जाता है, उन्हें खेल के हिसाब का बनाया जाता है। असगर भाई ज्यादा जानते हैं मुझसे कि स्पोर्ट्स पाकिस्तान में किस तरह चलाई जा रही है। सिर्फ डंग टपाओ पॉलिसी होती है, पंजाबी में कहते हैं ना, अपने सर से बला उतार के किसी और के सर डाल दो, उसके सर से बला उठा के किसी और सर के पे डाल दो, लेकिन करना कराना कुछ नहीं है। हम प्रोग्राम कर लेते हैं 1 घंटे, बहुत सारी बातें कर लेते हैं, इसको ब्लेम कर देते हैं, उसको ब्लेम कर देते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि पाकिस्तान में एथलीट्स ये है ही नहीं। असल में मसला ये है कि हमारे पास रियल एथलीट नहीं है। कभी इत्तेफाक से कोई आ जाता है, कोई नसीम आ जाती हैं, कभी कोई और खिलाड़ी आ जाता है, कभी कोई तालिब आ जाता है, तो हम शोर मचा देते हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी देखें कि क्रिकेट के अलावा पाकिस्तान में, और अब तो कराची की आप गलियों में देख लें तो सीरियस क्रिकेट भी नहीं हो रही। सीरियस क्रिकेट भी नहीं हो बहुत बड़ा रही। मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा देता हूँ, आपको मजीद कहने का और मजीद बात करने का बड़ा मौका मिलेगा इसके ऊपर, और दूसरा टॉपिक भी जो है मैं वो भी स्टार्ट कर देता हूँ। फवाद आलम के ऊपर आ जाते हैं। एथलेटिक्स के ऊपर बात कर ली, फवाद आलम के ऊपर आ जाते हैं। फवाद आलम ने इतनी आजिजी से बयान दे दिया है और ये कह दिया है कि मेरे पास डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत सारे रिकॉर्ड हैं और मैं इसका ब्लेम किसी को नहीं करता, और मैं ये नहीं समझता कि मेरे 10 से 11 साल ज़ाया हो गए। लेकिन आप ये नहीं समझते कि इनके जो 10-11 साल जो ज़ाया हो गए असगर भाई, इसके असल हकदार सजा के जो हैं वो इंजमामुल हक साहब हैं। देखो भाई, बात ये है कि अगर फवाद कहता है कि फला शख्स
का जिम्मेदार है, तो फवाद टीम में नहीं होगा, भले जितना अच्छा खेले। तो जो कंट्रोल बोर्ड की एक तो है चेहरा सामने जिनका कंट्रोल है, एक वो लोग जिनका चेहरा है पीछे जो सामने नहीं आते, उनका भी कंट्रोल है। तो अगर फवाद ने ये कहा कि फला शख्स जिम्मेदार है, एक जवाब या कोई भी एक्सवाइजेड जिम्मेदार है, तो फवाद की टीम में नहीं होंगे, ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएंगे कि वो खुद घर चले जाएंगे। इसलिए फवाद को मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही पॉलिसी पे चल रहे हैं कि भाई कोई जो है इसका जिम्मेदार नहीं है, और उन्होंने सबर किया, अल्लाह ने उनके सबर का फल दिया कि आज 5 सेंचुरियां मुख्तलिफ ग्राउंड में कर एक अजीब बैट्समैन के सारे में शामिल होने जा रहे हैं, जो कि बहुत कम टेस्ट खेले, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कम कहते हैं ना कि क्वालिटी जो है वो खुद ब खुद अपनी जगह बनाती है और दुनिया को दिखा देती है कि मैरिट होती कहती है। सवाल पे अल्लाह का करम है, उसने अपनी मैरिट पर, अपने खेल पर अपनी जगह बनाई है, और अल्लाह को दुआ है कि अल्लाह पाक उसको लॉन्ग लाइफ दे और मजीद रिकॉर्ड बनाए। तो मैं समझता हूँ कि असद जद्दार यूनिवर्सिटी की बात की जाए कि फवाद की, तो कहीं ना कहीं तो वो ऐसे रिकॉर्ड उसको बनाए हैं जो आमिर खान साहब ने भी बनाए थे, अली मोहम्मद साहब ने। तो मैं समझता हूँ अली मोहम्मद के बहुत सारे रिकॉर्ड जो है फवाद किए, और वो कह रहे हैं तो गलत नहीं किया। आपने ना सिलेक्टर्स के ऊपर ना पर्दा डाल दिया असगर भाई। सिलेक्टर को पर्दा नहीं डाल दिया, मैं सिलेक्टर को क्या बोलूँ, जब अब्दुल्ला शफीक बगैर खेले टीम में आ जाए, सरफराज अहमद बगैर खेले टीम से बाहर चले जाए, और शाद मसूद जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अब शायद जो है दूसरे फवाद आलम तैयार कर रहे हैं कि भाई 10-12 साल बाहर बैठो फिर देखेंगे तुम्हें। सही बात है। राशिद भाई आपकी जहन बजाता हूँ कि 10-11 साल के शान मसूद को भी मजीद वेट करना पड़ेगा, आप असद शफीक को भी नहीं खिला रहे हैं, मौका नहीं दे रहे हैं, आपने खुशदिल शाह को अब टीम में शामिल कर लिया, इफ्तिखार अहमद को टीम में शामिल कर लिया, इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे, अभी आगे टॉपिक हमारे पास मौजूद है। लेकिन यहाँ पे नहायत ही आजिज़ी के साथ बयान दे दिया, फवाद आलम कह रहे हैं मुझे बड़ी खुशी होती है, जो लोग मेरे शदीद खिलाफ थे अब जब वो मेरी तारीफें करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए अब क्या कह सकते हैं, अब आजी करें या जो भी इनकिसारी करें, मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट में ना खिलाड़ी का भी एहतसाब नहीं होता। खिलाड़ी को परफॉर्म करना होता है, और फिर पसंद और नापसंद तो असगर भाई मुझसे ज्यादा जानते हैं कि अब आपको सरफराज पसंद नहीं है तो वो नहीं होगा टीम में। अब मेरे ख्याल से अब तो हमें बात भी नहीं करनी चाहिए, शान मसूद पे भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पसंद नहीं है। अब वो अगर सेंचुरी बनाए, अगर वो T20 के हिसाब से अपने आप को साबित भी कर दे तो हमें पसंद नहीं है। हमें जो पसंद है वो आ जाएगा टीम में, इफ्तिखार। बस सिंपल सी बात यह है कि पसंद और नापसंद का सिलसिला जब तक ये चलता रहेगा तो ये बातें इसी तरह से होती रहेंगी। ठीक है राशिद भाई और असगर भाई, आप हमारे हमरा ही मौजूद रहिए, यहाँ पे वक्त हो गया ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे एहसामुल हक की परफॉर्मेंस के हवाले से, US ओपन के हवाले से बात करेंगे। लेकिन एक दौर जब वो था स्क्वॉश के अंदर, जब स्क्वॉश की अगर बात की जाती थी तो जानशीर खान, जहांगीर खान थे। आइंदा आने वाले दिनों में एहसाम जैसा कोई प्लेयर हमें टेनिस में दिखाई देगा या नहीं देगा, इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। यहाँ पे वक्त है ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, स्पोर्ट्स जोन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अब बात करेंगे टेनिस के हवाले से, आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के एहसामुल हक और उनके बरतानवी साथी जोनी ओमारियो US ओपन डबल्स इवेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। मेरा एक बड़ा सिंपल सा सवाल है राशिद भाई आपसे, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर स्क्वॉश की बात करें, मतलब कि खेल बिल्कुल मुख्तलिफ है लेकिन दोनों खेलों में रैकेट इस्तेमाल होता है। जब पिछले अदवार की अगर बात कर ली जाती है तो जानशेर खान, जहांगीर खान थे, उसके बाद हमें कभी कुछ दिखाई नहीं दिया। एहसाम के बाद भी आइंदा आने वाले दिनों में शायद ऐसा ही लगता है कि कुछ भी दिखाई ना दे। तो क्या समझते हैं, टेनिस पे काम नहीं हो रहा है, स्क्वॉश पे भी काम नहीं हुआ, स्पोर्ट्स मुसलसल डिक्लाइन की जानिब आ रहा है, ये सब चीजें देख के दिल दुखता है। देखें एहसाम खेल रहे हैं प्रोफेशनल, और जहांगीर और जानशेर का आपको मामला पता है कि स्क्वॉश में उन्होंने जो मकाम हासिल किया वो एक खानदान है, एक इलाके के लोग हैं, और फिर इलाके के लोग हैं और वो खेलते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। ये गेम जो है ना, टेनिस हो गया या स्क्वॉश हो गया, इसमें आपको बहुत ज्यादा डेडिकेट होना पड़ता है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक खिलाड़ी 4 घंटे 2 घंटे आए, कोच उसको लेक्चर दे और
खेल ले तो खेल ले और ना खेले तो ना खेले, जाके एक अच्छी इनिंग खेल ली या 2 अच्छी इनिंग खेल ली तो आप जो है स्टार बन जाएंगे और वाह हो जाएगी। यहाँ पे आपको परफॉर्म करना पड़ता है, ये टीम गेम भी नहीं है, सिंगल हैंडेड गेम है कि अगर आपने परफॉर्म नहीं किया तो आप हार जाएंगे और अगला मैच आपको क्वालिफाई करने के लिए जीतना पड़ता है। बहुत डेडिकेशन की जरूरत है। अगर आप जहांगीर खान और जान शेर की सिर्फ प्रैक्टिस टाइमिंग देख ले कि वो 8 घंटे 12 घंटे 13 घंटे प्रैक्टिस किया करते थे। जहांगीर खान तो मौजूदा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, जहां आप कह लें या किसी भी स्पोर्ट्स में आप कह लें कि वो एक मौजूदा है स्क्वाश का या किसी भी इतने मुश्किल खेल का एक मौजूदा है कि वो मेडिकली उनको अनफिट करार दिया गया, उनको मना किया गया ना खेलने, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत से डेडिकेशन से खेले। फिर जानशेर हैं और जानशेर ने भी वो लेगेसी आगे लेके गए। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे डेडिकेशन की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ऐसे खिलाड़ी भी तलाश करने पड़ेंगे। आप फेडरेशन को बोल दें, आप सबको बोल दें, लेकिन जब तक आपके पास ऐसे डेडिकेटेड खिलाड़ी नहीं आएंगे ना जो खेलना चाहते हो, यो ना हो कि रातों रात अगर आप स्टार बनने की कोशिश करेंगे तो नहीं बनेंगे। 12-13 साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जब जाके आप जहांगीर या जानशेर के करीब करीब पहुंचे, और हो सकता है 13 साल जाया करने के बाद भी आप जहांगीर ना बने। और यही हाल टेनिस का है। टेनिस में पैसा भी बहुत दरकार होता है, खास करके प्रोफेशनल बनने के लिए। आप देखें अकील खान बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन पैसा नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि वो जाके कोई टूर्नामेंट की फीस भर सके या टूर्नामेंट खेल सके इंटरनेशनल प्रोफेशनल लेवल के। तो पैसा भी बहुत मैटर करता है प्रोफेशनल गेम्स में। अब आप एक खिलाड़ी को पैसा भी नहीं दे रहे, उसको टिकट भी नहीं दे रहे, उसको कोई सहूलत भी नहीं दे रहे, और फिर वो इन्वेस्ट करे, अपनी जेब से इन्वेस्ट करे, या फिर देखिए पूरी दुनिया में क्या होता है, जो फेडरेशन होती हैं उनका काम ये होता है कि वो उस स्पोर्ट्स में पैसा लेके आते हैं। अगर आपकी फेडरेशन में आप सिर्फ डिसिप्लिन के हिसाब से आप किसी को भी रख लें, देखिए फौजी जो अफसरान आते हैं उनका फायदा होता है, वो डिसिप्लिन पे बहुत फर्क करते हैं, लेकिन पैसा भी लाना पड़ता है एक फेडरेशन में, और वो पैसा लाने के लिए आपको ऐसे लोग लाने पड़ते हैं, ऐसे स्टार्स लाने पड़ते हैं, ऐसे ब्रांड एम्बेसडर लाने पड़ते हैं ताकि फंडिंग होती रहे। अब हर चीज गवर्नमेंट पे आप डाल दें, मतलब कि किसी ने पर्सनली अगर फंडिंग कर दी और अकोमोडेट कर दिया, असगर भाई की जाने आ जाता हूं, असगर भाई किसी ने पर्सनली अकोमोडेट कर दिया तो फिर पीएसबी और पाकिस्तान जो ओलंपिक एसोसिएशन है, फिर इस तरह के कई जो फेडरेशंस हैं वो फिर उस वक्त फिर बाप बन के खड़े हो जाते हैं, फिर वज़रा भी आ जाते हैं शफकत का हाथ रखने के लिए। आप लोग पहले कहाँ होते हैं जब उनके पास पैसा नहीं होता, उनके पास सहूलियत का फुकदान होता है? अब्दुल्ला, पहले तो ये बात समझ लें कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का खिलाड़ियों को फंडिंग करने से कोई ताल्लुक नहीं है। इनका काम सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का है, और जो डॉक्यूमेंटेशन के साइज अंजाम देते हैं, यही कॉन्सेप्ट पूरे पाकिस्तान को क्लियर होना चाहिए। हाँ, अगर ये अपने पर्सनल एफर्ट से या किसी से खास ताल्लुकात की बुनियाद पर किसी मल्टीनेशनल कंपनी से कोई स्पॉन्सरशिप लेकर दे देते हैं, तो ये इनका एक्स्ट्रा एफर्ट है जो कि इनको करना चाहिए, क्योंकि इतनी तो इनके ताल्लुकात होते हैं। लेकिन ये असल जिम्मेदारी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की है फंडिंग करने की, जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहा है। और आपको मालूम होगा कि जो लास्ट ईयर जो बजट था उसका एक बड़ा हिस्सा इन्होंने बगैर खर्च किए वापस कर दिए। एक तो बजट मिलता ही कम है, और जो मिलता है उसको आप यूटिलाइज नहीं कर सकते अपनी नाअहलियत की बुनियाद पर, और फिर उसको आप वापस करके समझते हैं कि शायद इससे वज़ीर-ए-आज़म बड़े खुश होंगे। और वज़ीर-ए-आज़म को भी चाहिए कि अल्लाह के बंदे, तो आप स्पोर्ट्समैन है तो आप भी तो पूछें कि भाई ये पैसा दिया था, ये बचा कैसे, और खर्च हुआ तो खर्च कहाँ हुआ, उसका भी ऑडिट देखें। तो मेरा ख्याल है कि ये पूरा एक सिस्टम बनाने की जरूरत है। जब तक हम सिस्टम को नहीं बनाएंगे, नए कानून साजी नहीं करेंगे, उस वक्त तक नहीं होगा। देखिए मेरा एक मशवरा है, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से कई जगह अपने दोस्तों को दे चुका हूँ, और आपके चैनल के तवज्जुह से आप बराह रास्त गवर्नमेंट को मुखातिब करके कह रहा हूँ कि देखिए तमाम फेडरेशन को घर भेज दें और एक इंतखाबात कराए नए सिरे से, और उस इंतखाबात की निगरानी करे इंटरनेशनल फेडरेशन जिनसे ये एफिलिएटेड होते हैं, उनका नुमाइंदा आकर अपनी निगरानी में इनके इंतखाबात कराए, क्लब से लेके और रीजन, और रीजन से लेके फेडरेशन तक के, और फिर उनकी एफिलिएशन दी जाए, नंबर 1। नंबर 2,
जब इनकी सिलेक्शन हो जाए पीएसबी से तो फिर पाकिस्तान ओलंपिक के लिए इंतखाबात कराए जाए कि जी अब पाकिस्तान ओलंपिक में कौन आएगा और कौन इसको चलाएगा। और नंबर टू कि जो नॉन ओलंपिक गेम्स हैं उसको पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड तक महदूद किया जाए, उसके भी इंतखाबात इसी तरीके से कराए जाए और जो फंड है उसको भी जो है डिवाइड किया जाए कि पाकिस्तान ओलंपिक फेडरेशन के लिए फंड ज्यादा होना चाहिए और जो नॉन ओलंपिक है उसके लिए फंड कम होना चाहिए, दोनों का अकाउंट अलग हो, दोनों के अखराजात अलग हो। और ये जो 2 नंबर जो नाबीनाओं के माजूरों के पैसे खा खा के मोटे पेट की तरह जाके पीएसबी में बैठ रहे हैं ना, इनको तो जेल भेज दिया जाए। ये बड़े जुल्म की बात है कि लोग 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए खा के और पीएसबी में जाके गुलामी करते हैं, फहमीदा मिर्जा उनकी जो है तारीफें करती है, इनको जेल भेजा जाए, तब जगह की सिस्टम सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को, मजीद आगे बढ़ाते हैं। काफी गुफ्तगू जो है मजेदार हो रही है, लेकिन आईसीसी T20 ट्रॉफी के हवाले से अगर बात ना की जाए, T20 वर्ल्ड कप के हवाले से अगर बात ना की जाए तो प्रोग्राम जो है काफी हद तक अधूरा ही रह जाएगा। रुनुमाई कर दी गई है, तकरीब की गई है वहां पे ट्रॉफी के हवाले से, और ये भी कहा जा रहा था कि ये टूर्नामेंट जो है ये भारत में होना था लेकिन अब मुंतकिल होकर एमिरेट्स चला गया है। लेकिन इससे कबल ये बातें भी सरगर्म रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ये टूर्नामेंट होना था और 2020 के अंदर होना था, लेकिन अब ये टूर्नामेंट यहां पर कराया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान का टाकरा होना है भारत से, सबसे पहला मैच पाकिस्तान का भारत से। राशिद भाई क्या समझते हैं, टीम कैसी होनी चाहिए? मिडिल ऑर्डर, टॉप ऑर्डर आपका मुसलसल फ्लॉप है, और फिर अगर भारत से मैच होगा तो फिर प्रेशर जो है वो फिर आप समझ सकते हैं कि आसमान से बातें करता है, इतना बिल्ट हो जाता है। देखें जी, अब मसला ये है कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो या कोई स्पोर्ट्स हो, हॉकी हो, स्क्वाश हो, यहाँ पे कोई सिस्टम तो है नहीं। लक होती है, लक चल गई तो पाकिस्तान शायद जीत जाए, लक नहीं होगी तो शायद पाकिस्तान हार जाए। क्योंकि देखें अभी तक आप जो है ना वो मंजन बेच रहे हैं कि टीम तश्कील 9 है, आपका अभी तक कंफर्म नहीं है कि ओपनर कौन होगा, अभी तक पता नहीं है कि मिडिल ऑर्डर में आप किसे खिलाएंगे, अभी तक आपने अपनी टीम ही नहीं बनाई। अब फिर आप एक नया तजुर्बा करने का सोच रहे हैं, अफवाहें चल रही हैं, गर्दिश कर रही हैं कि जी आप गैर मुल्की कोच के बारे में सोच रहे हैं, और फिर वही मंजन हमें भेज दिया जाएगा कि जनाब नया कोच था, टीम उसको सही वक्त में मिली नहीं, फिर एक चेयरमैन। लेकिन नजम सिटी ने बयान दिया है, राशिद भाई मैं आपको बता दूं कि नजम सिटी का बयान यह आया है कि जो गैर मुल्की कोच होते हैं वो सिफारिशों को कंसीडर नहीं करते, किसी भी सिफारिशी प्लेयर को आगे आने नहीं देते। लेकिन फिर एक जानिब ये भी कहा जाता है, दूसरे जो मुबस्सिरीन क्रिकेट हैं और जिन्होंने खुद फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हुई है वो कहते हैं कि नहीं, हरगिज ऐसा नहीं है, बल्कि गैर मुल्की कोचेज जो होते हैं वो कप्तान से बहुत कोशिश करते हैं बना के रखने की, वो प्लेयर्स के बैग भी उठा के चलते हैं पीछे पीछे। कौन सी बात सच्ची है, कौन सी बात झूठी है, कुछ समझ भी नहीं आता। फिर देखिए, बात हर किसी की 100 मुंह 100 बातें। अब मुझे नहीं समझ आता कि रवि शास्त्री अगर इंडिया जैसे मुल्क में, जहाँ जो इतना बड़ा मुल्क है, जहाँ पे इतनी सारी जनाब एसोसिएशंस हैं, एक सिस्टम है, हर नॉर्थ वाला, साउथ वाला, ईस्ट वाला, वेस्ट वाला लड़ रहा होता है अपने खिलाड़ी को डालने के लिए, वहां पे तो मकामी कोच चल जाता है। अब पाकिस्तान में नहीं चलता, मुझे समझ नहीं आती। एक छोटा, ठीक है हम क्रिकेट के हिसाब से एक बड़े मुल्क हैं, लेकिन सवाल ये कि 4 सूबे हमारे, 4 आपने छोटी सी एसोसिएशनें बना दी हैं प्रोवेंस के बुनियाद पे, वहां पे आप ढूंढ नहीं पा रहे, सिस्टम नहीं बना पा रहे। फिर क्रिकेट आपने कर क्या दिया क्रिकेट के साथ? सवाल ये है ना कि कहाँ क्रिकेट हो रही है? क्लब क्रिकेट नहीं हो रही, शहरों की क्रिकेट नहीं हो रही, स्कूल की तो क्रिकेट अरसा हो गया खत्म हो गए, गली की क्रिकेट भी अब तकरीबन खत्म हो गई है। फिर आप बात करते हैं कि अभी भी आप एक 90 सिंड्रोम में फंसे हुए हैं। 90 सिंड्रोम से जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे ना, उस वक्त तक मेरे ख्याल से आप नए आइडियाज को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। अभी भी आपका अचानक कोई नादिरशाही फरमान आ जाएगा, आप किसी को भी चेयरमैन उठा के लगा देंगे, कभी किसी क्रिकेटर को लगा देंगे, कभी किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को लगा देंगे, कभी किसी जर्नलिस्ट को लगा देंगे। तो कोई समझ नहीं आती। जब क्रिकेट चलाने वालों को की समझ नहीं आई तो फिर क्रिकेट की समझ कैसे आएगी? क्योंकि हर खेल या कोई भी चीज हो एक सिस्टम से चलती है। जब आप कोई सिस्टम ही नहीं चलने देते, अब आप कहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट 73 साल पुरानी है, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट सिर्फ 6 महीने पुरानी होती है। 6 महीने का सिस्टम होता है और 6 महीने के सिस्टम में अगर बाय लक आप कोई टूर्नामेंट जीत जाए तो वाह वाह हो जाती है, और अगर नहीं जीतते तो आप फिर अच्छा, मेरी इस बात का मेरे सवाल का कमेंट आप सिंपल से कमेंट का जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं असगर भाई की जानिब चला जाता हूं।
अब रमीज राजा के हाथ में कमान आने वाली है, आपको क्या लगता है कि क्रिकेट में मजीद बेहतरी आएगी या फिर और हम लोग नीचे की जानिब जाएंगे? देखिए, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि रमीज राजा की टीम क्या होगी। अगर रमीज राजा सारी टीम चेंज कर देंगे तो वर्ल्ड T20 में क्या होगा, और अगर वो टीम उसी टीम के साथ जा रहे हैं तो एक बंदा चेंज होने से लेकिन वो पुराने लड़कों के तो हक में नहीं है ना, ये तो आपको कंफर्म है ना कि पुराने लड़कों के हक में नहीं है। देखिए, मुझे समझ नहीं आता कि, मुझे तो लगता है कि नए और पुराने की बहस ही फजूल है। जो परफॉर्म करता है, जो खेलता है, उसे खिलाएं। जो नहीं परफॉर्म करता, जो नहीं खेलता, उसको बाहर कर दें। सिंपल सी बात है। ये नए और पुराने लड़के की, सीनियर जूनियर की कहानी पाकिस्तान क्रिकेट में ही मुझे क्यों नजर आती है। अब अगर सरफराज आपके प्लान में है, खेल रहा है, परफॉर्म कर रहा है, रन बना रहा है, विकेट कीपिंग पसंद नहीं है ना, पसंद नहीं क्यों निकाल रहे हैं? आपने तो बताया कि पसंद नहीं, पसंद और नापसंद का भी बड़ा मसला है। ठीक है असगर भाई, आपकी जानिब आ जाता हूँ। रमीज राजा साहब के हाथ में चीजें आने वाली हैं, ये टॉपिक भी चेंज हो रहा है। अब रमीज राजा और एहसान मानी के हवाले से भी बात कर लेते हैं। एक्सटेंशन मिल गई थी, लेकिन उन्होंने जो एक्सटेंशन को कंटिन्यू नहीं करना चाहा, उन्होंने कहा नहीं, मुझे एक्सटेंशन को कंटिन्यू नहीं करना है, मेरा इस्तीफा मंजूर किया जाए। वो किस हद तक ठीक थे अपने इस फैसले के ऊपर, ये भी बता दीजिएगा। लेकिन अगर बात कर लीजिए रमीज राजा के हवाले से कि रमीज राजा को 1 साल के बाद बनना था, लेकिन सडनली चीजें आगे उनके हाथ में, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर होगा उनके ऊपर या नहीं होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप की जो टीम है वो 11 सितंबर को फाइनल हो जाएगी। तो आप क्या समझते हैं, टीम रमीज राजा की है, मोहम्मद वसीम की होगी, एहसान मानी की होगी? अगर ये टीम जीत जाती है तो फिर ये टीम किसकी मानी जाएगी? टीम हार जाएगी तो फिर ये सेहरा हार वाला किसके सर पर होगा? अब्दुल्ला, अब बात यह है कि जैसे जो राशिद ने कहा कि भाई जो परफॉर्म कर रहा है उसको खेलने दें, उसको नई और पुरानी की रीत को खत्म कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है, मैं एग्री करता हूँ। अब वर्ल्ड कप में टीम किसकी होती और रमीज राजा को 1 साल पहले जो आप बकौल आपके 1 साल बाद मिलनी थी। बात यह है कि मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ एहसान मानी साहब को कि उन्होंने अपने आप को स्टेप डाउन किया। प्राइम मिनिस्टर चाहते थे कि एहसान मानी मजीद 3 साल या कम से कम 6 महीने 1 साल कंटिन्यू करें, और वो जो करंट मामला चल रहे ICC के और बीट्स वगैरह के, तो उसमें जो है ये नुमाइंदगी करे, चुके इनके पूरे केस की स्टडी है और इनकी लॉबिंग हुई हुई है वहां पर। लेकिन जाहिर हालात ऐसे नहीं रहे कि एहसान मानी साहब मजीद चल सकते, और उन्होंने जो है अपने आप को स्टेप डाउन किया। अब रही बात रमीज राजा से पाकिस्तान क्रिकेट को क्या फायदा होगा, देखिए इसके इंटरनेशनली और मकामी दोनों सतह पर गौर करना होगा। इंटरनेशनली रमीज राजा के भारत के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ICC के साथ मुख्तलिफ शोबाजात के साथ लिंक होकर भी बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं, तो ये इसका फायदा पाकिस्तान को होगा। लेकिन लोकल सतह पे मैं ये समझता हूँ कि रमीज राजा मुदाखलत ना करें तो पाकिस्तान को फायदा होगा। अगर मुदाखलत ना करें तो फायदा होगा। बिल्कुल आखिरी सवाल है दोनों से, आइंदा आने वाले दिनों में न्यूजीलैंड जो पाकिस्तान आ रहा है, आप क्या समझते हैं कि राशिद में पहले आपकी जाने बाजा, तो फिर असगर भाई बिल्कुल लास्ट कमेंट कर दीजिएगा, टाइम मेरे पास खत्म हो गया है। पाकिस्तान इस सीरीज को जीत सकता है या फिर पाकिस्तान को कड़ी मेहनत करने के लिए करना क्या चाहिए? बिल्कुल लास्ट कमेंट राशिद भाई। देखिए, न्यूजीलैंड में ने जो बांग्लादेश में कारकर्दगी दिखाई है उसको देखते हुए तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान शायद ये सीरीज जीत जाए, और अगर इस सीरीज की बुनियाद पे आपने वर्ल्ड T20 की टीम सेलेक्ट की तो मेरे ख्याल से वो थोड़ी सी हमाकत होगी। ठीक है, हमाकत होगी। जी असगर भाई, आप भी लास्ट कमेंट, बिल्कुल लास्ट कमेंट करिएगा शॉर्ट। हाँ, मैं शॉर्ट ये कर रहा हूँ कि श्रीलंका की टीम आई, वो भी सी कैटेगरी की टीम थी। इंग्लैंड से हमने खेला, वो भी सी कैटेगरी की टीम थी। अब तो न्यूजीलैंड की टीम आ रही है, वो भी सी कैटेगरी की टीम थी। लेकिन हम खुद किस कैटेगरी में है, हमें ये डिसाइड करना है, क्योंकि हम हार जाते हैं इनसे भी। ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे असगर अजीम साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट, आपका बेहद शुक्रिया। राशिद हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम स्पोर्ट्स जोन में फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल्ला हसन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।